अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बगल से वार किया गया है उसके बाद सियासी खेल इंतहाई दिलचस्प हो गया है। शेर इक़्तिदार में इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द उनको कायल करने के लिए या मुलाकात के लिए पहुंचा तो पहले से ही हुकूमती वफ्द मौजूद था। पीटीआई का वफ्द नाराज होकर उल्टे पांव वापस लौट गया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब पर मुश्तमिल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द था इसको उल्टे पांव नाराज होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि हुकूमती वफ्द ऑलरेडी मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद था। अच्छा, अब हुआ क्या है, मैं जरा क्विकली सारा मंजर आपके सामने रख दूं और उसके बाद होने क्या जा रहा है इसकी एक हल्की सी झलक भी पेश करने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो क्लैरिटी मांगी थी उस पर फैसला सुनाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर ऑथर जज ये फैसला लिखा है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो 41 अराकीन जिन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लैरिटी मांग रहा था वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम किया गया, बैरिस्टर गौहर उसके चेयरमैन है, तो फिर ये लोग जो 41 लोग हैं ये आज़ाद नहीं बल्कि पीटीआई के लोग हैं। इन्होंने डिक्लेरेशन जमा कराया है। जिन्होंने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा कराया है दे शुड बी कंसीडर्ड एज पीटीआई मेंबर्स। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का डिसीजन जो है बड़ा क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये रुजू ही नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने मामले को तूल देने की, इल्तवा में या कटाई में डालने की कोशिश की है। दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट का मुर्तकिब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा बल्कि फिर बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल रहा है। आई मीन ये मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के आने के बाद जो इम्प्लीकेशंस हैं उन लोगों के ऊपर जिनको हुकूमत कह रही थी कि हमने पीटीआई के लोग तोड़े हैं, वो जो आज़ाद थे जिन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी, आर्टिकल 63 इंप्लीमेंट नहीं होता और हुकूमत क्लेम करती है कि उन्होंने 8 लोग तोड़े हुए हैं। और उनमें जुल्फ़िकार खिची भी है, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोबा टेक सिंह से रहनुमा है, वो भी मौजूद है और एक दो और लोग जिनकी जैसे बलोच साहब हैं, असद बलोच साहब, उनका जिक्र भी आ रहा है कि उनकी फैमिली को जो है वो ज़दों को हरास किया गया और उनकी जो वफादारियाँ वो तब्दील कर ली गई। तो रियाज फतेहाना टोबा टेक सिंह से हैं, रियाज फतेहाना साहब की बात हुई कि उन्होंने तो डिक्लेरेशन भी जमा नहीं कराया। अब टोटल 8 ऐसे लोग हैं जो अभी भी आज़ाद हैं, जिन्होंने कोई डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था, इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर, इंक्लूडिंग उमर अयूब। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया हुआ था। 8 लोग अभी भी हैं। अब देखना है इनमें से जो है वो कितने लोग हुकूमत तोड़ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इनमें से लोग वो नहीं हैं और वो वाक़ई वो उनमें फ़ॉल करते हैं जो 41 वो लोग हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन पर अबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन किया और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि दे शुड बी कंसीडर्ड एज़ पीटीआई मेंबर्स, तो फिर हुकूमत अब प्लान बी पर गौर कर रही है। वो प्लान बी क्या होगा, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो इस इशाइये पर लोगों को बुलाया गया था, वो इशाइया अब इख्तिताम को पहुँचा है और इस इशाइये पे भी एक डिक्लेरेशन है और हल्फ़ वफ़ादारी है, इत्तलात के मुताबिक जो तमाम अरकान से लिया गया है। कल अब इजलास दोबारा होगा और सेनेट का इजलास बगैर किसी एजेंडे के 4 बजे बुला लिया गया है। अच्छा, अब कल के इजलास में ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्लान बी पर जो है वो गौर शुरू हो गया है। एक तो हुकूमत प्लान बी पर अमल दरामद करने जा रही है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पे को बड़ा काम करने जा रहा है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पीर को लिया का दौरा करना था लेकिन वो लिया नहीं जाएंगे बल्कि ज़राए कहते हैं कि अपने ऑफिस में मौजूद होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन मौजूद है और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, हुकूमत सबसे पहले तो आर्टिकल 63A को रोल बैक करेगी। वो जो 63A है जो ये कहता है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो ना तो वो वोट काउंट होगा और डिफेक्शन क्लॉज भी लग जाएगी। वो जो पर्टिकुलर मेंबर है जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की है अपनी पार्लिमानी पार्टी की एडवाइजरी के खिलाफ जाके काम किया है वो नाअहल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 63A को रोल बैक किया जाएगा, इस तरमीम को ख़त्म किया जाएगा मुमकिना तौर पर, ताकि किसी मेंबर पे डिफेक्शन क्लॉज ना लग सके। फिर उसके बाद जो भी आईनी तरमीम हुकूमत लाने का इरादा रखती है वो आईनी तरमीम पार्लियामान के फ्लोर पे ला के उनको मंजूर कराया जाएगा। तो हुकूमत ने प्लान बी पर अमल दरामद तेज कर दिया है। यानी हुकूमत जो है सबसे पहले उस आर्टिकल को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, ये जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पीटीआई को जब आपने सियासी जमात तस्लीम किया
और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम किया तो इन 41 लोगों को पीटीआई का मेंबर समझा जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक ये है कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन नहीं है और इलेक्शन कमीशन उनको पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करता। तो मुमकिना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर कोई जवाब या कोई अपील या रिव्यू के अंदर जाने की कोशिश करेगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि जी ये बहाम मौजूद है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है पीटीआई के हमने तस्लीम नहीं किए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कवायद की खिलाफ वर्जी करके हुए हैं, इसलिए बैरिस्टर गौहर इज नॉट चेयरमैन ऑफ पीटीआई। तो इसलिए अभी भी 41 मेंबरान का जो मामला है ये हैंगिंग इन द एयर होगा, यानी हुकूमत जो है पूरी कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है, इस फैसले पे अमल दरामद ना किया जाए। अब बात रहेगी नंबर गेम की, तो नंबर गेम के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को तैयार किया जा रहा है और लाइकली जिस वक्त पीटीआई का वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह से वापस लौट गया, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने हंगामी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की 24 घंटे में 2 मुलाकातें खुद मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच कर हो गई। फिर हुकूमती वफूद पहुंचते रहे और अभी भी हुकूमती वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद था। तो खिचड़ी तो पक चुकी है, तकरीबन खिचड़ी पक के तैयार है और अगर इस सारी खिचड़ी के अंदर कोई गेन कर रहा है या अपने कद को बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। यानी सियासत तो असल में मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घूम रही है इस वक्त। पीटीआई भी उनकी दर पे है, हुकूमत भी उनके दर पे है और मौलाना जो अचीव जाहिर है, मौलाना चाहते ही ये है कि हलवा पक के तैयार हो और गरम गरम हलवा मौलाना फजलुर रहमान साहब खाने के शौकीन है। तो वो गरम गरम हलवा मिल रहा है, वो कहते हैं ना चोपड़ियां ते नाले दो दो, दोनों तरफ से ऑफर्स है, मुंह फाड़ के ऑफर्स हो रही है। हुकूमत जो दे सकती है जिसके पास, वो भी देने को तैयार है, झोली भर के देने को तैयार है मौलाना के लिए। तो मुमकिना तौर पर कल का दिन जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। और जो आने वाला यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुमकिना तौर पर तरमीम को स्ट्राइक डाउन जो कर सकती है, उस पर भी बंद बांधा जाएगा। यानी लेजिस्लेशन के अंदर वो बंद बांधा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार है, उस इख्तियार को भी वापस लिया जाए। तो सरप्राइजेस बहुत सारे हैं, यानी नेक्स्ट 24 आवर्स आर गोइंग टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेस। देखना यह है कि वो क्या क्या सरप्राइजेस हैं जो सीने से हुकूमत ताश लगा के ताश के पत्ते खेल रही है। कल जब वो पत्ते शो होंगे तो उसमें सरप्राइज क्या होगा और किसके लिए होगा, कौन जो है उस पर अचीविंग साइड पे या गेन करने वाली साइड पर दिखाई देगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।